हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आज आगे के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। हम ये सीरीज 500 MCQ तक करेंगे और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि जब भी हमारा इस श्रृंखला से नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? आज का जो 31 क्वेश्चन है, हीरा संस्थान, डायमंड संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूरत, जो कि गुजरात में। यहाँ पर आपको जो हीरा संस्थान मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पन्ना नामक स्थान, यह MP में है। और यहाँ पर आपको जो डायमंड के जो खनन, सबसे ज़्यादा जो डायमंड का खनन होता है वो पन्ना नामक स्थान पर होता है। आपको पता है कि जो हीरा है, डायमंड है, इसका जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी होगी कि जो डायमंड है इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। जो मेटेलिक लक्सचर पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? ये पाया जाता है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। और ये कार्बन का अपरूप भी है। और आपको ये भी पता है कि जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है। और ये भी आपको जानकारी है कि जो अपरूप है, कार्बन का अपरूप किसे कहते हैं? जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसमें क्या हो? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो। और दूसरी चीज़ जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद्युत का सुचालक ए धातु है। तो आपको ये भी जानकारी है कि जो ए धातु है, जो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की विशेषता क्या है कि उसमें ये ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है नॉन मेटल। और मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि विद्युत का सुचालक ए धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक ए धातु होता है और ये कार्बन का अपरूप भी होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो ग्रेफाइट है ना, ये ग्रेफाइट पेंसिल की जो छड़ होती है उसमें ग्रेफाइट मिलेगा आपको। और इसके साथ ही जो न्यूक्लियर है, रिएक्टर है, मॉडरेटर के रूप में भी हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और जो डायमंड और ग्रेफाइट और आयोडीन, ये तीनों ही किसके अपरूप है? कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित, मतलब कि सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में। यहाँ पर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था। और इसके साथ ही आप जानकारी, आपको ये भी पता है कि जो बेंगलोर है इसे हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और जो सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसे बोला जाता है? कैलिफोर्निया को। यह भी आपको जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित है। पिछला क्वेश्चन क्या था आप ये भी देख ले एक बार, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अब की बार क्वेश्चन है सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अप्सरा ट्राम्बे। ये NTPC में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहला कहाँ पर लगाया गया था? तो ये अप्सरा ट्राम्बे में, महाराष्ट्र में लगाया गया था। इसके साथ आपको ये भी जानकारी है कि जो कानपुर है ये MP में, और यहाँ पर चमड़ा उद्योग है। और इसके साथ ये भी आपको जानकारी है कि जो डिगबोई है, यहाँ पर सबसे पहला जो कुआं मिला था असम के अंदर, ये डिगबोई में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटल है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है? तो आपको ये बताना है, आपको पता है कि जो नॉन मेटल है इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इस नॉन मेटल का अपवाद होगा जिसमें धात्विक चमक पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड। इन तीनों में ही धात्विक चमक पाई जाती है। और जो आयोडीन है इसका एटॉमिक नंबर वो होता है 53।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो आपको ये बताना है कि जो नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आपको ये भी जानकारी है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो या तो ठोस फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में होंगे, ये इन दो फॉर्म में मिलेंगे आपको। लेकिन मैं यहाँ पर ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो लिक्विड फॉर्म में कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। अब इसके साथ आपको ये भी जानकारी है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम इनका उपयोग किया जाता है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका आईसी बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी होगी कि जो गैलियम और आर्सेनिक है इनका उपयोग जो एलईडी इंडस्ट्री है इसमें गैलियम और आर्सेनिक इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की तरह बिहेव करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड। तो किस प्रकार से, आप ये भी जानकारी आपको पता है कि जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पर नॉन मेटल कैसे, देखो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और इसमें जो ये भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग बैंड, और इसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। यहाँ पर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होते हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। और इस जो 20 वाले भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इसमें क्या है कि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, जो नॉन मेटल है इसमें क्या है, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिंग बैंड है उसमें नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये जो रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह कार्य करता है। और जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, किसमें, कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं, और जिसके कारण ये मेटल की तरह बिहेव करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेटेलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब दो या दो से ज़्यादा दरों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंपाउंड, उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक। तो आप देखिए यौगिक के बारे में आपको यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि जब इस कंपाउंड का पूर्णतया निर्माण हो जाता है तो उस टाइम इसका कैरेक्टर अलग होता है और निर्माण से पहले इसका कैरेक्टर अलग होता है। कैसे, जैसे H2O में यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। H2O में जो H है इसके जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2 है, और ऑक्सीजन कितने, 1 है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। और ये जब ये जल के रूप में मतलब H2O के रूप में बने तो यौगिक के रूप में बने तो ये हो गए लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइम इसका कैरेक्टर अलग है और इस टाइम इसका कैरेक्टर अलग है। इसके साथ ही मैं आपको एग्जाम्पल एक और देता हूँ, H2O2 जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर ये गैस फॉर्म है और यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट। एलिमेंट किसी कहते हैं, एक ही परमाणु से जो भी पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। और सबसे छोटा कण है उसे हम बोलते हैं एटम। मिक्सर है या मिश्रण किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट का किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब कि कोई भी फिक्स अनुपात नहीं है, आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर देखिए विलियन नहीं है, अगला क्वेश्चन है विलियन नहीं है। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि जो मिश्रण है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस, एक तो बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरा है हाइड्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसे हम बोलते हैं समांग मिश्रण और इसे हम बोलते हैं विषमांग मिश्रण। तो सबसे पहले आप जानें कि जो समांग मिश्रण उसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसमें क्या है, समांग मिश्रण में इसमें समान कण पाए जाते हैं। क्या है, सभी कण समान होते हैं। दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि इसमें जो भी मिश्रण होता है वो एक दूसरे में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, मतलब कि मिल जाता है, जिसके कारण हम समांग मिश्रण को पहचान नहीं पाते, मतलब कि इजीली उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं,
विलियन सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कि जो होमोजीनियस है, समांग मिश्रण है, इसी को हम कहते हैं विलियन। और इसे हम देख के नहीं बता सकते कि ये एक समांग मिश्रण है। और जितने भी जो एलोई है ये क्या है, एक समांग मिश्रण है। इसके बाद मैं आपको दूसरा जो कंपाउंड बताऊं, जो दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस की क्या विशेषता है, इसका दूसरा नाम क्या है, विषमांग मिश्रण। विषमांग मतलब इसमें जो कण है वो समान नहीं होंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो जितने भी जो कंपोनेंट है वो इजीली डिजोल्व नहीं होते, मतलब इसमें डिजोल्व नहीं होते। और तीसरी चीज़, डिजोल्व नहीं होते तो इसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो डिजोल्व नहीं होंगे तो हमें जो भी कण है वो आसानी से दिखाई दे देंगे। और इसे हम देख के भी बता सकते हैं कि ये एक विषमांग मिश्रण है। तो यहाँ पर आपको देखो इसका आंसर क्या होगा, विलियन नहीं है। तो विलियन को हम क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाटर और शुगर, इसे हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जब वाटर में शुगर घुल जाता है तो हम इसे आसानी से डिजोल्व हो जाता है, तो हम इसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वाटर और साल्ट इसे भी नहीं कर पाते हैं। वाटर और एल्कोहल इसे भी हम नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शुगर और सैंड, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब आपको बताना है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मैं हाइड्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको मैं पूर्णतः बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर सॉइल और सैंड, तो इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सैंड कौन सा है और सॉइल कौन सा है। सॉइल और वाटर, तेल और जो पानी है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि तेल कौन सा है और वाटर कौन सा है। शुगर एंड साल्ट, इसमें भी हमें पता चल जाएगा। और सीमेंट और दूसरी आपको यहाँ पर बताऊँ कि इसका मिश्रण करें हम कि जो सैंड है, तो भी हमें पता चल जाएगा कि जो इसमें सीमेंट कौन सी है और सैंड कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है जो सभी है, जो सॉइल एंड सैंड, सॉइल एंड वाटर और शुगर एंड सॉल्ट, इन सबको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल। मैंने अभी बताया कि जो समांग मिश्रण होते हैं ये एलोय भी, मतलब कि मिश्र धातु जितनी भी होती है वो एक समांग मिश्रण होती है। तो यहाँ पर पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, ये सभी समांग मिश्रण के अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक यौगिक में कार्बन की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 लाख। एक यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आसवन विधि के द्वारा। हमें दो द्रवों के क्वथनांकों में अगर अंतर अधिक होता है तो उस टाइम हम आसवन विधि के द्वारा इसे अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डीजल को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा बार रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि हम डीजल को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आंशिक आसवन विधि के द्वारा हम डीजल को अलग करते हैं। जो कच्चा मटेरियल होता है उससे हम डीजल को अलग करते हैं। इसके साथ ही आप ध्यान रखें, जो पेट्रोल है और जो मिट्टी तेल है और फिर कोलतार है, इनको भी हम आंशिक आसवन विधि के द्वारा ही अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किसे अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सभी को, नेपथलीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड। और इसके साथ याद रखें जो कपूर है, इसको भी हमें ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मिथिल एल्कोहल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो आप याद रखें कि जो मिथिल एल्कोहल है इसको हम भाप आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। और इसके साथ ही आप याद रखें जो एसीटीन है, एसीटोन को भी हम भाप आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रंगों को अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है। जितने भी जो रंग है इनको हम क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा हम अलग करते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा, रवाकरण विधि के द्वारा हम रंगों को अलग करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को सीधा आपको याद ही करना है और ये समझने वाला कुछ नहीं, इसमें सीधा आपको याद रखना है कि किस विधि के द्वारा किस किस को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तापमान घटाने पर विलय की घुलन क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, घटेगी। अगर हम तापमान घटाएंगे तो विलय की जो घुलन क्षमता है वो भी घटेगी। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ आपको समझाऊंगा, एक तो विलय, एक होता है विलायक, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिया बीकर जिसमें मैंने वाटर और शुगर दोनों डाल दिया 500 मिलीग्राम। तो यहाँ पर आप याद रखें कि मैंने 400 मिलीग्राम 400 जो मिलीग्राम डाला है वो डाला है शुगर और 100 मिलीग्राम मैंने डाला है वाटर। तो जो इस बीकर में जो ज़्यादा मात्रा में होगा, जो 400 मिलीग्राम है, वो होगा यहाँ पर विलायक, मतलब कि सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं सोल्यूट, विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, संतृप्त विलयन के तापमान में वृद्धि की जाए तो ये कन्वर्ट होगा। तो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि हम संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखें कि जैसे यहाँ पर एक कोई बीकर है तो उसमें मैंने क्या डाल दिया, जैसे वाटर है उसमें मैंने वाटर डाल दिया और इसकी जो कैपेसिटी है, इस बीकर की कैपेसिटी है वो है 100 ग्राम। और मैंने यहाँ पर अगर 100 ग्राम ही सोल्यूट डाला, आप याद रखें यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ही विलय डाला, तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन, मतलब सैचुरेटेड विलयन। जितना हमने डाला, जितनी इसकी कैपेसिटी है और उतना ही हमने विलय डाला है, तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। अब मैंने दूसरा बीकर लिया और इसकी कैपेसिटी है 100 ग्राम, इसकी भी मैंने मान ली 100 ग्राम इसकी कैपेसिटी है और इसमें जो मैंने सोल्यूट डाला वो डाला केवल 80 ग्राम ही। तो यहाँ पर 20 ग्राम कम डाला है, तो उसे हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तीसरा मैंने एक बीकर लिया और जिसमें मैंने क्या किया कि इसकी कैपेसिटी है 100 ग्राम, मैंने इसकी भी मान ली कि जो कैपेसिटी है 100 ग्राम और मैंने 120 ग्राम क्या डाल दिया, सोल्यूट। तो यहाँ पर ये अनकंट्रोल हो रहा है, तो इसे मैं बोलूँगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अति विलयन। इसे हम क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। ये भी आप याद रखें। अब देखिए इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है असंतृप्त विलयन, यहाँ पर मैंने लिखा है असंतृप्त विलयन, फिर संतृप्त विलयन और फिर अति संतृप्त विलयन। अगर यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आप याद रखना, ये देखिए पॉइंट, इसको आप याद रखना। अगर मुझे असंतृप्त विलयन से संतृप्त विलयन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम। और अगर मुझे संतृप्त विलयन से वापस और अति संतृप्त में जाना है तो और मुझे टेम्परेचर की कमी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर मुझे अति संतृप्त से संतृप्त में, तो यहाँ पर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और संतृप्त विलयन से असंतृप्त विलयन में जाना है तो मुझे और टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वापस पढ़िए, संतृप्त विलयन के तापमान में, यहाँ पर है संतृप्त विलयन, इसके तापमान में वृद्धि की जाए तो ये कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, असंतृप्त में ये कन्वर्ट होगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर मैं तापमान में वृद्धि करूंगा संतृप्त विलयन में तो ये असंतृप्त विलयन में कन्वर्ट होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका असंतृप्त विलयन में ये कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक प्रकार का विलयन जिसमें विलय कणों का आकार सत्य विलयन से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंडेड सॉल्यूशन और तीसरा होता है कोलाइडी। तो यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनके जो कणों का आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इन कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻9 नैनोमीटर। और जो सबसे बड़े कण होते हैं वो होते हैं जो निलंबित सॉल्यूशन होता है, मतलब कि सस्पेंडेड सॉल्यूशन होते हैं, उनमें सबसे बड़े कण होते हैं। तो उनके कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻6। तो इन दोनों के बीच में 10⁻⁻9 और 10⁻⁻6 इन दोनों के बीच में जिनके कण होते हैं, मध्य में कण होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोलाइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बर्फ।
ये एक मिश्रण नहीं है। मैंने मिश्रण के बारे में पहले ही बता दिया है, तो मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतर अणु अंतराल किसमें न्यूनतम होता है? तो आप याद रखें कि जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो अणु होते हैं, उनके बीच के जो आकर्षण बल है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल। उसे हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर अणु अंतराल निम्नलिखित में से न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बर्फ। बर्फ का जो सबसे कम होता है अंतर अणु अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वे अवस्था जिसमें आणविक आकर्षण गति तीव्र होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस। जो सॉलिड होता है उसमें जो आणविक आकर्षण गति तीव्र होती है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब कि इसकी जो आकर्षण आणविक गति है वो विकर्षण से अधिक होती है। लेकिन द्रव में क्या होता है? आकर्षण जो गति है वो तो अधिक होती है विकर्षण से। मतलब आकर्षण गति वो तो होती है विकर्षण से अधिक, लेकिन सॉलिड जितनी नहीं होती है। और गैस में क्या होता है? इसमें विकर्षण जो गति है वो आकर्षण से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम संपीडनीय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठोस। सॉलिड जो कि सबसे कम संपीडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? मैं तत्व के बारे में भी डिस्कशन कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर ही आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो मृदा। ये एक एलिमेंट नहीं है। आप याद रखें, जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और जो गोल्ड होता है उसका होता है 79, और फिर कार्बन है इसका होता है 6। और आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 78 जो होता है प्लेटिनियम का, और जो 74 ये होता है टंगस्टन का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से धातु आसवन द्वारा परिशोधित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, Hg, मरकरी। इसको जो धातु आसवन द्वारा परिशोधित किया जाता है। मरकरी इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 80, ये भी आपको याद रखना है। Fe इसका होता है 26, एल्यूमिनियम इसका होता है 13, और फिर एक कॉपर इसका होता है 29, जो कि एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रास। यहाँ पर मैं यौगिक के बारे में भी डिस्कशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल एक यौगिक है, ये किसने प्रमाणित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया गया था कि जल एक यौगिक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रेलवे में पूछा गया है। तो आपको ये सीरीज, मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा मिश्रण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पीतल एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। जो सही आंसर है इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो हीरा इनमें से यौगिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए। और आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं।